दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है यूरोपियों के भारत में आगमन से। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से यूरोपियंस भारत में आते हैं, किस रूट से वो आते हैं और भारत में ही क्यों आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रेंच आए। हम उसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे अपने आगे वाले लेक्चर में, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैप्टन्स थे, कौन कौन से वहाँ के गवर्नर्स थे। पुर्तगाल, आई एम टॉकिंग अबाउट पुर्तगाल। कौन कौन से पुर्तगाल के गवर्नर थे, कौन कौन वहाँ के कैप्टन थे, उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी इंडिया में, हम आज वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये वर्ल्ड मैप बनाया है। सी दिस वर्ल्ड मैप। ये एक इंडियन ओशियन है, ये इंडिया है, ये रेड सी का एरिया है, रेड सी है, और यहाँ पर इस रेड सी के चारों तरफ अरब्स का शासन हुआ करता था। ये केप ऑफ गुड होप नाम की एक जगह है, और यहाँ है पुर्तगाल और स्पेन। यूरोप में 12वीं शताब्दी में रेनेसा का पीरियड चल रहा था। रेनेसा मतलब होता पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं ये है कि उस पुनर्जागरण के एक प्रकार से आंदोलन था जिसने लोगों को साइंटिफिक तरीके से सोचने पे मजबूर किया। अब लोग चीज़ों को साइंटिफिकली सोचने लगे और नई नई चीज़ों की खोज साइंटिफिकली की जाने लगी। तो इसने साइंटिफिक एडवांसमेंट को प्रमोट किया। धीरे धीरे समाज से फ्यूडलिज्म का अंत हो रहा था और कैपिटलिज्म अपनी जगह बना रहा था। जब भी कैपिटलिज्म वहाँ के सोसाइटी में अपनी जगह बनाता है तो उत्पादन के साधन लोगों के हाथ में आ जाते हैं, मतलब प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलता है। जब भी कैपिटलिज्म की बात की जाती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच ने मार्केट में कंपटीशन को जन्म दिया। अब वहाँ क्या था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे थे, और ये इस खास करके ये जो अरब के जो यहाँ पर वर्चस्व हुआ करता था इस एरिया में, इस अरब के मर्चेंट्स को ये लोग टैक्स नहीं देना चाहते थे। अरब के मर्चेंट्स के द्वारा जो इनके सामान को लूट लिया जाता था भारत से वापस जाते समय, अब वो नहीं चाहते थे कि हमारे सामान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए नए सी रूट्स की खोज की गई, भारत तक पहुंचने के लिए। अब भारत तक ही पहुंचना क्यों इंपॉर्टेंट था, हमने कल डिस्कस किया था कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिसकी यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, जैसे कि कैलिकोज, जिसे छीट कहा जाता है, वो एक प्रकार से कपड़ा हुआ करता था। यहाँ के रेशम की बहुत ज्यादा डिमांड थी। यहाँ के स्टोन्स, यहाँ के मसाले, सबसे ज्यादा डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में थी। तो इंडिया तक पहुंचने के लिए किसी न किसी तरीके से नए रास्तों की खोज करना बहुत आवश्यक था। वहाँ के जो शासक हुआ करते थे 15th सेंचुरी में, यूरोपियन कंट्री के हर शासकों ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह से नए नए समुद्री मार्ग की खोज की जाए इंडिया तक पहुंचने के लिए। बहुत सारी यात्राएं यहाँ से चली, कुछ यात्राएं सफल हुई, कुछ यात्राएं अनसक्सेसफुल हुई। अब यात्राएं अनसक्सेसफुल क्यों होती है कि जैसे कि मान लो कोई सी रूट्स में यात्रा के लिए निकला, अब समुद्री तूफान के चलते रास्ते में शिप पलट गया या कुछ नुकसान हो गया, तो लोग पहुंच नहीं पाते थे अपने डेस्टिनेशन पे। फिर क्या हुआ, 1498 में एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ कि यात्री, एक यहाँ का व्यापारी था पुर्तगाल का, उसने 1498 में अपनी यात्रा प्रारंभ की, भारत की खोज की। वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से ऐसे किनारे किनारे होता हुआ केप ऑफ गुड होते हुए, ये जगह का नाम केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से होते हुए वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और इस प्रकार से भारत तक पहुंचने के लिए नए सी रूट की खोज हुई 1498 में वास्को दी गामा के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि वास्को दी गामा ने कौन से सन में भारत में प्रथम उसका आगमन हुआ और उसने कब नए सी रूट की खोज की। रेनेसा के चलते इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लग गया यूरोप में, और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने लगी। रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई, और रॉ मटेरियल की डिमांड को पूरा करने के लिए नए नए कॉन्टिनेंट की खोज की जाने लगी। कॉन्टिनेंट मतलब होता है नए नए देश, नए नए जगह, नए नए मतलब ईस्ट में जितने भी पढ़ने वाले देश थे उन सब जगह पर जाकर देखा गया ताकि रॉ मटेरियल की आवश्यकता पूरी करने की जाने लगी। इसी क्रम में पोर्तुगीज जो थे सबसे पहले थे जो इंडिया पे आए, प्रथम यूरोपियंस थे जो इंडिया पे आए,
और उन यूरोपियंस में सबसे पहला था वास्को दी गामा। वास्को दी गामा नाम का एक व्यापारी था जो सबसे पहले भारत में आया। ये 1498 और 1501 दो बार भारत आया था। याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि वो दो बार भारत आया था। वो भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा और उसका स्वागत वहां के राजा जमोरिन ने किया। वास्को दी गामा के इस तरह आने से और उसका वहां के राजा के द्वारा स्वागत किए जाने से अरब्स बहुत ज्यादा स्कैर्ड थे। उन्हें डर था कि पोर्तुगीज उनके व्यापार को कब्जा कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, और उन्हें यह भी डर था कि अरब्स अपने खुद का प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा। क्योंकि क्या थे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जब समुद्री मार्ग की खोज नहीं की गई थी, तब जब माल वहां से आता था भारत से चल के, तो ये अरब से ही थे जो बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगाते थे और कभी कभी इन व्यापारियों के माल को लूट लिया जाता था। अब इनके लूट का जरिया बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि नए समुद्री मार्ग की खोज कर ली गई थी। तो अरब इस बात से बहुत परेशान थे कि अब उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और पुर्तगीज अपनी मोनोपोलीज जमा लेंगे अरब्स के जगह। इन पोर्तुगीज का भारत आने का एक एजेंडा तो था कि वो बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन एक हिडन एजेंडा ये था कि वो अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उनका रिलीजन था इस्लामिक नहीं, क्रिश्चियन। देवर क्रिश्चियन। इस्लाम धर्म नहीं था, वो क्रिश्चियनिटी था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो आना चाहते थे। वास्को डी गामा जब व्यापार करने के लिए भारत आया तो वो अपने साथ एक बहुत सारा ह्यूज कार्गो लेके गया और उसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट में बेचा यूरोपियन मार्केट में। आप प्रॉफिट का अंदाजा लगाइए कि केवल पेपर मतलब होता है काली मिर्च, केवल काली मिर्च को जब वो बेचा तो उसे उतना प्रॉफिट हुआ जितना मुस्लिम मर्चेंट के जरिए माल बेचने से जितना प्रॉफिट होता है उसका 10 गुना से ज्यादा उसे प्रॉफिट हुआ। अब चूंकि प्रॉफिट 10 गुना ज्यादा था, इससे और ज्यादा यूरोपियंस भारत आने लगे। उन्हें लगा कि जब वास्को डी गामा नाम का इंसान ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस प्रॉफिट को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा यूरोपियंस भारत आने लगे। उनमें सबसे, अब हम चूंकि पुर्तगीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने वास्को डी गामा की बात कर ली। वास्को डी गामा के बाद और बहुत सारे जैसे आए, जैसे कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क और नीनो दा कुन्हा। इस सब के बारे में अभी हम चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहां हम चर्चा कर रहे हैं पुर्तगाली जो भारत में आए, वो इसी क्रम में आए। वास्को दी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क और नीनो दा कुन्हा। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा सन 1498 और 1501 में भारत आया था। उसने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कन्नानूर में, लेकिन जो मेन ट्रेड सेंटर हुआ करता था वो कोचीन, कालीकट और कन्नानूर तीनों हुआ करता था। आज कालीकट को हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं जो स्टेट ऑफ केरला में है। सेकेंड था, वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल जो सन 1500 में आया था। वो स्पाइस का ट्रेड करने के लिए इंडिया में आया था। वो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और वहीं उसने कालीकट में ही अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। थर्ड जो था वो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा था जो 1505 से 1509 के बीच में भारत में रहा। वो एक न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर था। ही वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। उसका नाम था फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। उसने कार्टेज सिस्टम और ब्लू वाटर पॉलिसी नाम की व्यवस्था इंडिया में चलाई। बेसिकली दिस बोथ थिंग्स आर सेम, कार्टेज सिस्टम और ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था कि फ्रांसिस्को दे अल्मेडा जो था वो पुर्तगालियों को इंडियन ओशन का मास्टर बनाना चाहता था कि इंडियन ओशन के में जितने भी पुर्तगालियों के शिप्स चल रहे हैं उन शिप्स के सामने कोई और पावर ना टिके, इसलिए वो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। इस ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था, एक कार्टेज सिस्टम हुआ करता था। जितने भी नेवल ट्रेड लाइसेंस इशू किए जाते थे वो पुर्तगालियों द्वारा इस कार्टेज सिस्टम के द्वारा ही इशू किए जाते थे। फ्रांसिस्को दे अल्मेडा का उत्तराधिकारी था भारत में, वो था अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। अल्फोंसो दे अल्बुकर्क को कहा जाता है कि उसने जो पोर्तुगीज पावर थी, जो पुर्तगालियों की जो वर्चस्व था इंडिया में, उसको बढ़ाने का उसने काम किया। ही वाज द फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। उसने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से एक्वायर कर लिया सन 1510 में, और उसने एक पॉलिसी बनाई कि इंडिया के जितने भी नेटिव हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएं। द पॉलिसी ऑफ मैरिंग विथ नेटिव्स इन इंडिया उसकी पॉलिसी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारत के टेरिटरीज को कैप्चर किया जा सके और उसे अपने व्यापारिक दायरे में लाया जा सके।
उन्होंने अपने एरिया में सती प्रथा को बैन कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा ने कोचीन से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके गोवा में स्टैब्लिश किया सन 1530 में। उसने दीव और बेसिन नाम की जगह को भी अपने पोर्तुगीज पावर में शामिल कर लिया। इसके जो जो पहले जो दीव और बेसिन थे वो गुजरात के किंग बहादुर शाह के एरिया में आते थे। फिर पुर्तगालियों का इस गुजरात के किंग से युद्ध हुआ और उन्होंने अपने दीव और बेसिन नाम की जगह को पुर्तगालियों ने अपने टेरिटरीज में उसने उन्होंने मिला लिया। अब रिलीजियस पॉलिसीज की बात करें पोर्तुगीज की, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो वो इस्लाम धर्म के प्रति हॉस्टाइल थे, क्योंकि उनके शत्रु थे मेन अरब्स, और अरब जो थे वो इस्लामिक रिलीजन फॉलो करते थे। तो सबसे पहले तो इंडिया में जितने भी इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले थे वो उनके प्रति हॉस्टाइल थे, मतलब दुश्मनी का भाव रखते थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हिंदुओं के प्रति भी अपनी दुश्मनी दिखाना चालू कर दिया। उसका प्रभाव ये हुआ कि अब पुर्तगालियों को पसंद नहीं किया जाता था, ना हिंदू के द्वारा किया जाता था, ना मुस्लिमों के द्वारा पसंद किया जाता था। और इतने कट्टर क्रिश्चियन थे कि इन्होंने सम्राट अकबर को भी कन्वर्ट करने के लिए सन 1579 में मिशनरीज भेजी थी, ताकि अकबर जैसे सम्राट को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। अब हम बात करने वाले हैं कि पुर्तगालियों का भारत में क्या सिग्निफिकेंस था, क्या योगदान था। देखिए, पुर्तगालियों ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज तो की, उसके साथ साथ और बहुत सारे चीज इंट्रोड्यूस किए भारत में। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। इसके पहले क्रिश्चियनिटी बहुत कम मात्रा में फॉलो की जाती थी, क्योंकि पुर्तगीज के आने से पहले और बहुत सारे यूरोपियंस भारत में आते थे और बसते थे, लेकिन जितने मात्रा में पुर्तगीज यहाँ आए और क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार किया, पहले किसी ने नहीं किया। तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया ऑफिशियली इन इंडिया, और शिप बिल्डिंग की नए नए तरीके उन्होंने डेवलप किए, क्योंकि जब रेनेसा का पीरियड चल था यूरोप में, तब सबसे ज्यादा जो किस चीज पे फोकस किया गया वो किया गया था साइंटिफिक एडवांसमेंट में। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट का ही ये एक रिजल्ट था शिप बिल्डिंग। वो मल्टी डेक शिप बनाने में एक्सपर्ट थे। तीसरा, उन्होंने शिप्स में कैनन का इस्तेमाल सबसे पहले किया। कैनन मतलब होता है बड़ी बड़ी तोपें। शिप्स में तोप का इस्तेमाल उन्होंने किया ताकि समुद्री युद्ध में अपने शत्रुओं को हराया जा सके। जो चर्च और मिशनरीज थे, दे वर द पैट्रन ऑफ आर्ट, लिटरेचर, पेंटर, कार्वन एंड स्कल्पचर। वो न केवल लिटरेचर को महत्व देते थे, पेंटिंग को महत्व देते थे, बल्कि जो भी स्कल्पटर थे, जो भी मूर्तिकार थे, जो भी वहाँ के बढ़ई थे, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ थे, उनको सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी शरण दी। वहाँ के चर्च और मिशनरीज ने उनको मतलब एक प्रकार से प्रमोट किया। रॉयल आर्सेनल मतलब होता है शस्त्र कारखाना। शस्त्र कारखाना बहुत मॉडर्न तरीके से शस्त्रों का निर्माण करना उन्होंने चालू किया। जो डॉक यार्ड थे, जहां पर जहाज खड़े होते हैं, उनको उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए भी पोर्तुगीज को जाना जाता है। उन्होंने नए नए प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए, नए नए पौधे जो भारत में पहले नहीं पाए जाते थे, भारत के कॉन्टिनेंट में नहीं पाए जाते थे, वो प्लांट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। उसमें है पोटैटो, आलू, मक्के, टोमेटो, तंबाकू, आलमंड मतलब बादाम, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, चिली, मिर्च, एवोकेडो, मैज और पपीता एक्सेट्रा। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से पुर्तगालियों का भारत में विघटन चालू होता है। तो देयर आर सम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। क्या हुआ कि इजिप्ट में शक्तिशाली साम्राज्य का उदय होने लग गया। अब वो जो साम्राज्य थे वो इस्लामिक रिलीजन फॉलो करते थे। जितने भी इस्लामिक रिलीजन थे वो तो अनंत काल से पुर्तगालियों के शत्रु रहते हुए आए हैं। तो जब नए डायनास्टी का इजिप्ट में उदय हुआ, वो इस्लामिक रिलीजन के थे और वो पोर्तुगीज के अपोनेंट हुआ करते थे, इसलिए भारत में इनका जो डिक्लाइन देखने को मिला। इसके अलावा इंडिया में मराठा उत्पन्न होने लगे, मराठा अपने शक्ति दिखाने लगे। मराठा क्या है, अपने आप को कॉन्सोलिडेट करना चाहते थे, अपनी एकता को बरकरार रखना चाहते थे। दूसरी बात, मराठाओं को ये कतई पसंद नहीं था कि वो उनके हिंदू धर्म में कोई हस्तक्षेप करे। और जो पुर्तगाली थे वो थे क्रिश्चियनिटी वाले।
तो वो अपने क्रिश्चियनिटी को जबरदस्ती उन पर थोपना चाहते थे, जो कि मराठाओं को पसंद नहीं था, और मराठा धीरे धीरे करके पुर्तगालियों को अपने एरिया से खदेड़ना चाहते थे और उनमें शत्रुता उत्पन्न हो गई। तीसरा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ मिशनरीज। मिशनरीज जो थे अपना रिलीजियस डोमिनेशन इस प्रकार से दिखा रहे थे कि वो लोगों को कन्वर्ट करने की उनमें प्रवृत्ति थी। मतलब जो लोग अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्हें भी जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था कि आप क्रिश्चियनिटी कबूल कर लीजिए, बिकॉज वो ये चाहते थे कि जो क्रिश्चियनिटी है, सब धर्म के लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए और क्रिश्चियनिटी ही सुपीरियर वर्ल्ड रिलीजन के रूप में उभर कर आए। तो ये हिंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं था, लोग अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ना चाह रहे थे। चौथा, डच और इंग्लिश जो थे वो हर एस्पेक्ट में पुर्तगालियों से कहीं बेटर थे, है ना, और इसलिए सुप्रीमेसी फाइट चालू हो गई इन दोनों के बीच में, कमर्शियल राइवलरीज उत्पन्न हो गई। क्या करते थे, डच और इंग्लिश पुर्तगालियों के शिप्स को धीरे धीरे नष्ट करने लगे, और कभी कभी पुर्तगाली भी अंग्रेजों के शिप्स को नष्ट करते थे, जिससे दोनों ही पक्षों को व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा होता था। लेकिन इंग्लिश और डच जो थे वो सिग्निफिकेंट, उनमें क्वालिटी ये थी कि वो साइंटिफिक एडवांस में बहुत आगे थे पुर्तगालियों से, इसलिए पुर्तगालियों का पतन देखने को मिलता है इंडिया में। रैम्पेंट करप्शन का माहौल हो गया था, जो अंदर के कर्मचारी थे वही करप्शन करना चालू कर दिए थे व्यापार में, जिससे हानि देखने को मिलती है। उनका लालच और उनकी समुद्र में लूटपाट करने के तौर तरीके और अनैतिक व्यापारिक तौर तरीके की वजह से बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ, जहाज़ों को नुकसान हुआ और बिजनेस में भी काफ़ी लॉस देखने को मिला, जिसके वजह से पुर्तगालियों का पतन देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या हुआ कि जब भारत में उनकी स्थिति उन्हें लगा कि कमज़ोर हो रही है, तो उन्होंने वेस्ट की ओर रुख करना प्रारंभ कर लिया। पुर्तगाल से वो जाने लगे वेस्ट की तरफ, अर्थात ब्राज़ील की तरफ। तो जब ब्राज़ील की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने अपना जो कोलोनाइजेशन एम्बिशन था वो भारत से हटा कर शिफ्ट कर लिया ब्राज़ील में, और इस तरह इंडिया में उनकी शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई।